हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। फूड कैसा डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में एक्ट करके कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सबको आज देखेंगे। तो पहला, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्पनीड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डाइजेशन सिर्फ केमिकल से नहीं होता है पर मैकेनिकल है। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल है, हम चबाते हैं टीथ से, तब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, वो मैकेनिकल है। और हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में वो वॉल्स है ना, वो जूसेस, वो एंजाइम्स को मिक्स करने के लिए वो वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो उस प्रोसेस वो भी मैकेनिकल होता है। और केमिकल प्रोसेस तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो हम खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि उसको हम अब्जॉर्ब कर सके। तो इस ब्रेक डाउन केमिकल प्रोसेस की वजह से होता है। तो डाइजेशन इज बोथ मैकेनिकल एंड एन केमिकल प्रोसेस। तो बकल कैविटी, पहला पार्ट है बकल कैविटी। हम बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, mastication of food and facilitation of swallowing। तो बकल कैविटी टू मेन फंक्शंस करता है, वो है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी हम फूड को चबाते हैं तो पेस्ट करना, उसे मैस्टिकेशन कहते हैं। एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वालोइंग मीन्स वो स्वालो करने के लिए हेल्प करता है, वो फूड पाइप के अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। ये दो फंक्शंस है बकल कैविटी का। The teeth and the tongue, with the help of saliva, masticate and mix up the food thoroughly। तो हमारे बकल कैविटी में हमें पता है कि हमारे बकल कैविटी में हमें टीथ और टंग है और सलाइवा सलाइवा भी है हमारे माउथ में। और ये तीनों क्या करता है, ये मैस्टिकेट, फूड को मैस्टिकेट करता है, यानी स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके पेस्ट करता है और थरोली मिक्स करता है। किससे मिक्स करता है? जो सलाइवा हमारे माउथ में आता है उसे मिक्स करना। ये इस मिक्स करने का काम कौन करता है? ये टंग और टीथ टुगेदर फूड को ब्रेक डाउन करके सलाइवा से मिक्स करता है। तो ये हुआ बकल कैविटी का यूजेस। So the saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes, enzymes, salivary amylase and lysozyme। तो तो सलाइवा कहाँ कहाँ से आता है रिकॉल करो, तो हमारे माउथ में यानी हमारे ओरल कैविटी के बाहर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है। पहला है द पैरोटिड ग्लैंड। द पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? चीक रीजन में होता है पैरोटिड ग्लैंड। और द नेक्स्ट वन इज द सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी मतलब सब मतलब नीचे, हमारे जॉ के नीचे जो होता है वहाँ एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है। और सब लिंगुअल यानी टंग के नीचे, लिंगुआ मतलब टंग, सो सब लिंगुअल टंग के नीचे एक पेयर ऑफ ये है सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो इन इन सब इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स मिलके सलाइवा को बकल कैविटी के अंदर पोर करते हैं। तो ये सलाइवा क्या क्या कंटेन करता है? सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एंजाइम्स होता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो ये सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase। तो हमें ये ध्यान देना है कि द फिजिकल और द मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। हमें पता है क्योंकि मैकेनिकल मतलब दांत जब चबाते हैं, जब मिक्स करते हैं फूड को, ये सब माउथ में हो जाता है और वहां से मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है। पर केमिकल डाइजेशन भी हमारे बकल कैविटी में शुरू होता है, क्योंकि ये हमारे जो सलाइवा है जो सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, उस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है। ये सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स में एक्ट करेगा और कार्बोहाइड्रेट्स को
फर्दर स्प्लिट करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ से हमारा केमिकल डाइजेशन भी शुरू होता है। तो केमिकल डाइजेशन क्या है माउथ में यानी ओरल कैविटी में, क्या केमिकल डाइजेशन होता है हम देखेंगे। दैट इज सलाइवरी अमाइलेज जो है, तब भी अमाइलेज ऐसा आता है ना, वो सेकेंड अमाइलेज मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। तो यहाँ भी सलाइवरी अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। About 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme optimum pH 6.8 into disaccharide maltose। तो हमारे बकल कैविटी में जो पीएच है वो उस पीएच तो लगभग 6.8 ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। 7 तो न्यूट्रल है, 7 पीएच, पर ये 6.8 है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल कह सकते हैं। और यहाँ ना कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च भी कहा जा सकता है। तो ये 30%, पूरा स्टार्च नहीं कन्वर्ट होता, पर ये 30% स्टार्च जो है इस हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड मतलब जो हाइड्रोलाइज्ड मतलब ये प्रोसेस वाटर की हेल्प लेता है। और ये जो है, ये एंजाइम जो है सलाइवरी अमाइलेज जो है, ये स्टार्च को डाइसैकेराइड में ब्रेक करता है। वो डाइसैकेराइड है माल्टोस। तो ये हम देखेंगे यहाँ इक्वेशन है। तो ये स्टार्च ना, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर, सैकेराइड, सो पॉलीसैकेराइड मतलब वो मॉलिक्यूल में मल्टीपल शुगर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये स्टार्च। ये स्टार्च ना पीएच 6.8, और जब सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पर एक्ट करेगा, इस स्टार्च को माल्टोज बनाएगा। तो ये माल्टोज क्या है, ये डाइसैकेराइड है। ये पॉलीसैकेराइड था और अब ये डाइसैकेराइड है। ये तो ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पर ये माल्टोज सिर्फ 2 शुगर मॉलिक्यूल्स यानी डाइसैकेराइड है, और ये थोड़ा छोटा और लेस कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है। यही था ना हमारा डाइजेशन का इंटेंशन की कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सके। तो ये पहला स्टेप है कि स्टार्च को माल्टोज बनाना, ये सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से होता है। द नेक्स्ट इज द लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट जैसा एक्ट करता है और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे माउथ ना बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं। तो तब ये लाइसोजाइम सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम है, ये हमारे बैक्टीरिया को रिड्यूस करना हेल्प करे, और जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं ताकि वो फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे ईसोफेगस और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर न जाए, इसलिए वो लाइसोजाइम प्रेजेंट है। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food called the bolus. The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition. तो ये सलाइवा में म्यूकस भी है। तो ये म्यूकस का काम क्या है, ये म्यूकस का फंक्शन क्या है? ये म्यूकस ना ल्यूब्रिकेट करता है। ल्यूब्रिकेट मतलब वो ड्राई, बिना ड्राई के वो ड्राइनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ताकि वो पैसेज इजी रहे। तो हमें पता है कि जब थोड़ा बहुत ऑयली और लेस ड्राई हो तो तब इजी पैसेज हो जाता है, इसलिए म्यूकस तो ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है और एडहियरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ पोरस। तो एडहियरिंग मतलब जॉइनिंग बोल सकते हो और वो कमिंग टुगेदर बोल सकते हो, क्योंकि जो मैस्टिकेटेड फूड है वो पेस्ट फॉर्म में होता है और म्यूकस के कारण वो छोटा छोटा बोलस यानी छोटा छोटा राउंड राउंड बॉल गोल गोल जैसा बन जाता है, ताकि इजी स्वॉलोइंग के लिए वो भी। तो म्यूकस का काम 2 है, ल्यूब्रिकेशन और फिर एडहियरिंग। एडहियरिंग मतलब जो फूड है उसे उसको पास पास आने में हेल्प करता है और बॉल जैसा वो बोलस बनाने में हेल्प करता है। तो ये बोलस फिर फेरिंग्स के अंदर जाता है एंड देन ईसोफेगस के अंदर बाय स्वॉलोइंग और डिग्लूटेशन।
तो हम जब स्वॉलो करते हैं तो ये फूड पार्टिकल्स जो राउंड जैसा बना हुआ है म्यूकस के साथ, तो ये हमारे फेरिंग्स के अंदर जाता है, फिर ईसोफेगस। हम स्वॉलोइंग को बायोलॉजिकल टर्म में डीग्लूटिशन कहते हैं। तो ये the bolus passes down into the esophagus by successive waves of muscular contraction called the peristalsis. The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach. तो ये है ना, ये बोलस हमारा फूड बॉल है, फूड बॉल बोल सकते हैं। तो ये बोलस कैसे पास करता है ईसोफेगस के अंदर? ये पास करता है बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो जब हमारे वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर जाता है, तो पहले थोड़ा मसल ऊपर, फूड के ऊपर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके वो फूड पार्टिकल नीचे जाता है और फिर रिलैक्स करता है। तो ये रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ईसोफेगस के वॉल में। तो ये सक्सेसिव waves of contraction and relaxation of the esophagus wall is known as peristalsis। तो ये पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस एक मोमेंट है जिसमें हमारी फूड पाइप के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि हमारे फूड पार्टिकल्स नीचे नीचे ट्रेवल कर सके। इसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से ही हमारा फूड यानी बोलस ईसोफेगस के स्टार्टिंग से लेकर नीचे 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 आता है और फिर हमारे स्टमक के अंदर जाता है। तो हमें पता है कि हमारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक डोर है, और यानी गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो कंट्रोल करता है कितना कितना अमाउंट फूड स्टमक के अंदर जाए। तो इसे गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। ये तो हमने देखी है लेसन के पहले। द नेक्स्ट, अब हमारा स्टमक, हमारा फूड, हमारा बोलस फेरिंग से लेकर ईसोफेगस में आया, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ दी फूड पाइप के वजह से वो फूड पाइप के नीचे आया, और फूड पाइप के नीचे आने के बाद वो गैस्ट्रोईसोफेजियल फेजियल स्फिंक्टर को पास करके स्टमक में आ गया। अब हम देखेंगे स्टमक में क्या क्या होता है। The mucosal of stomach has gastric glands. Gastric glands have three major types of cells, namely the mucous neck cell, which secrete the mucus, the peptic or chief cells, which secrete the proenzyme pepsinogen, the parietal or oxyntic cells that secrete HCl and intrinsic factor, that is factor essential for absorption of vitamin B12. तो ये स्टमक में क्या होता है कि जो स्टमक का म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा क्या है रिकॉल कीजिए, प्रीवियस क्लासेस में हम जब एलिमेंट्री कैनाल का वॉल लेयर्स पढ़े थे, तो म्यूकोसा हम पढ़े थे कि म्यूकोसा सबसे अंदर का लेयर है। सो जब हम हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारे स्टमक या फूड पाइप को कट करके अंदर देखेंगे, तो जो लेयर सबसे अंदर होगा उसे म्यूकोसा कहते हैं। सो स्टमक में जो म्यूकोसा है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और उन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है, और उन ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो पहला सेल्स है म्यूकस नेक सेल्स, जो म्यूकस सेक्रीट करता है। नेक्स्ट वन इज द पेप्टिक और चीफ सेल्स, जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सेक्रीट करता है। पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स which secrete HCl and intrinsic factor। ये intrinsic factor क्या है? ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इन सभी सेल्स और ये क्या क्या सेक्रीट करते हैं, इसे और अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ नहीं है, ये तो हमारे लिए मगअप करना है और लर्न करना है कि ये सेल्स ये सेक्रीट करते हैं। आप 2-3 बार पढ़े तो आपको आ जाएगा मन में। So the stomach stores food for about 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the gastric juice, of the stomach by churning movements of the muscular wall, and is known as chyme.
हमारे फूड जो हमारे स्टमक के अंदर आता है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक हमारे स्टमक में रहता है। और वो गैस्ट्रिक जूस है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में है, उसको फूड के साथ थरवली मिक्स किया जाता है। कैसा मिक्स किया जाता है? ये हमारे स्टमक का जो मस्कुलर वॉल्स है ये चर्न करता है। चर्न मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ताकि फूड वो जूस से मिक्स कर सके। तो ये मिक्सिंग के बाद जो फूड है उसे काइम कहा जाता है। तो काइम क्या है? और एक बार सुनिए, जो फूड हमारे इसोफेगस से अंदर, स्टमक के अंदर आता है, ये फूड जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनसे मिक्स किया जाता है। कैसा मिक्स किया जाता है? हमारे स्टमक के जो मस्कुलर वॉल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि फूड और ये गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो सके। ये मिक्स करने के बाद जो फूड स्टमक के अंदर है उसे काइम कहा जाता है। The proenzyme pepsinogen, on exposure to hydrochloric acid, gets converted into active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach. Pepsin converts proteins into proteoses and peptones. तो हमें क्या, तो अभी काइम हो गया फूड। और क्या है ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है, ये पेप्सिनोजन कहाँ से क्रिएट होता है? ये पेप्टिक पेप्टिक और चीफ सेल्स जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स है ये सेक्रेट करते हैं एक प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम मतलब ये एंजाइम के पहले स्टेज में है, और एंजाइम के पहले स्टेज में वो इनएक्टिव होता है। तो ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है ये कुछ काम नहीं करता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको एंजाइम बनाना पड़ेगा ताकि वो कुछ कन्वर्ट कर सके। अभी ये पेप्सिनोजन जो है ये प्रोएंजाइम है और इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये प्रोएंजाइम ये पेप्सिनोजन जो है पेप्टिक सेल्स सेक्रीट करते हैं। और पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन जो स्टमक में है वहां जब हाइड्रोक्लोरिक आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन कन्वर्ट करता है। वो पेप्सिन है एक्टिव एंजाइम। सो द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बनाता है जो प्रोटियोलाइटिक है। यानी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। तो ये पेप्सिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ये पेप्सिन सभी प्रोटीन्स को नहीं कन्वर्ट करता, बट ऑलमोस्ट सब प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है। ये इसको कौन सेक्रीट करता है? ये पेप्टिक सेल सेक्रीट करता है। तो ये पेप्सिनोजन जब HCl आता है स्टमक में, ये HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। ये पेप्सिन बहुत ये एक्टिव एंजाइम है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन्स जो है हमारे फूड में, वो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। तो ये सभी प्रोटीन्स को कन्वर्ट नहीं करता है। तो हमारे स्टमक में क्या है? प्रोटीन्स है, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स भी होगा, क्योंकि प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स जो कन्वर्शन के बाद है, और कुछ प्रोटीन्स कन्वर्शन के बिना ऐसे ही रह जाते हैं। तो हमारे स्टमक में ये पेप्सिन के बाद, पेप्सिन के कन्वर्शन के बाद क्या क्या रहता है? प्रोटियोसिस रहता है, पेप्टोन्स रहता है, और फिर प्रोटीन्स, वो अनब्रोकन जो प्रोटीन्स है वो भी रहते हैं। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium by excoriation by the high concentrated acid.
तो हमारी जो एसिड है जो HCl सेक्रीट करता है हमारा स्टमक, उसका पीएच है 1.8। तो ये 1.8 बहुत एसिडिक है, और हमारे जो वॉल लेयर्स है, स्टमक के वॉल लेयर्स हैं, उसको करोड़ कर सकता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारी स्टमक ना इस प्रोटीन इस एसिड से हमारे स्टमक के वॉल लेयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो है, ये ल्यूब्रिकेशन मतलब वो म्यूकस का और एक लेयर बनता है अंदर हमारे वॉल में, ताकि एसिड का इफेक्ट वॉल पे ना हो। तो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो है वो दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्शन देते हैं हाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो 1.8 है पीएच, पर ये तो बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड चाहिए। तो इस एसिड से करोजन यानी हमारे वॉलेस को डैमेज न होने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो है वो लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और फिर दूसरा डाइजेशन है रेनिन। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। सो हमारे बॉडी में नहीं होता है ये रेनिन, और एक एंजाइम है जो इन्फेंट्स, जब जो छोटे बच्चे थे तब हमारे बॉडी में था रेनिन। तो ये रेनिन मिल्क के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, मिल्क प्रोटीन्स डाइजेशन को के लिए हेल्प करता है। तो ये प्रोरेनिन जो है बेबीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ये प्रोरेनिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, HCl एक्ट करता है, उसे रेनिन कन्वर्ट करता है, ये रेनिन एक्टिव एंजाइम है। हमारे कैसिन प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन है, तो ये रेनिन कैसिन मिल्क प्रोटीन में एक्ट करता है और इसे पैराकेसिन कन्वर्ट करता है। पैराकेसिन कैल्शियम आयोन्स के साथ ज्वाइन करके कैल्शियम पैराकेसिनेट बनता है, और ये कैल्शियम पैराकेसिनेट पेप्सिन की एक्शन से पेप्टोन्स बन जाता है। तो ये फ्लोचार्ट बहुत ही सिंपल है और अंडरस्टैंडिंग में इजी है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है और CBSE बोर्ड में ये सब नहीं पूछा जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेसेस आर आल्सो कन्वर्टेड are also secreted by the gastric glands। जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ना लाइपेज भी सिक्रीट करता है। ये लाइपेज किसके लिए यूज करता है? लाइपेज एक एंजाइम है जो हमारे फैट ब्रेक डाउन में मदद करता है। तो ये हमारा ये बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में NCERT में, पर हमें पता चलना है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो लाइपेज भी सेक्रीट करते हैं, और ये लाइपेज क्या करते हैं? ये लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं।